नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। भाजपा शासित एमसीडी के सभी जिलाध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। एमसीडी चुनाव के दौरान भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों ने भाप लिया था कि भाजपा के अंदर एमसीडी चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बगावत होने वाली है और किसी भी संगठन की नींव होते हैं जिलाध्यक्ष और जमीनी हकीकत को सबसे पहले भापने की क्षमता रखते हैं। सही समय पर सही फैसला लेने पर मैं सभी जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं देता हूं। अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की सफाई व्यवस्था आएगी तो दिल्ली वालों को जगह जगह कूड़े के मलबे से छुटकारा मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज दिल्ली में एमसीडी चुनाव की नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और मुझे लगता है कि दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टियों के जो नॉमिनेशन हैं, दिल्ली की में खासतौर पर गली गली में कूड़े और सफाई की व्यवस्थाओं को देखते हुए दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था को भी अरविंद केजरीवाल को सौंप दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सबसे पहले जमीनी हकीकत को भांपने वाले जो संगठन की नींव होते हैं, भाजपा के वो नींव के पत्थर आने वाली निगम की सच्चाई को भांप चुके हैं। वो भांप चुके हैं कि भाजपा के अंदर बगावत हो रही है और भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में एक इतना बड़ा सबूत है और मुझे लगता है कि जिलाध्यक्ष किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण पद होता है। भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों ने अपना इस्तीफा भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को सौंप दिया है। वो लोग भाजपा के संगठन में काम नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने सही समय पर यह फैसला लिया। अरविंद केजरीवाल के हाथों में दिल्ली की सफाई व्यवस्था आएगी तो आपका घर भी साफ सुथरा होगा, आपका मोहल्ला, आपकी गली और आपका इलाका जगह जगह कूड़े के मलबे से स्वच्छ होगा और ये अच्छी दिशा में बहुत शुभ कदम है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका यहां पर लग गया है क्योंकि उसके सभी जिला अध्यक्षों ने जो है इस्तीफा दे दिया। एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा के जिला अध्यक्ष जितने भी थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने सबों एक साथ इस्तीफा दिया है और कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता को उसको सौंप भी दिया गया है। मैं यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार बगावत देखने की बात की जा रही है, आज सौरभ भारद्वाज के द्वारा जो कल प्रेस वार्ता की गई उसके अंदर भी कहा गया कि भाजपा के अंदर बिल्कुल बगावत देखने को मिल रही है और जो बगावत है वो कहीं ना कहीं अब इस्तीफे के तौर पर सामने भी आ रही है। और जिस तरीके से आदेश गुप्ता को क्या जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा जो निगम के अंदर कार्य किए गए उससे जो है जिला अध्यक्ष है वो संतुष्ट नहीं है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें अब भाजपा की खड़ी होने वाली है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम चुनाव को लेकर, जो निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आती है तो सबसे पहला कार्य होगा कि दिल्ली के साफ सुथरा बनाया जाए और जगह जगह जो कूड़े के ढेर है उनको खत्म किया जाए और जो लगातार कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलने के बाद में गलियों में या फिर कहीं सड़कों पर कूड़ा देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा और दिल्ली जो है वो साफ सुथरी और सुंदर दिखाई देगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा सौरभ भारद्वाज ने कि भाजपा के जो जमीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं इन कैसे जिला अध्यक्ष के द्वारा ही देखने को मिलती है, क्योंकि जब नीचे ग्राउंड लेवल के जो नेता है या फिर कार्यकर्ता है वो नाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं जो नींव है वो हिलती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जिस तरीके से आप भाजपा के ऊपर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल जो है वो गहराते नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं जो टिकट दी गई थी और उसके अंदर भी उसको लेकर बगावत देखने को मिली थी, भाजपा कार्यालय के बाहर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिले थे, वही चीज जो है वो कहीं ना कहीं अब बगावत के रूप में सामने आ रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है निगम के अंदर आएगी और निगम के अंदर जितने भी कार्य हैं जो भाजपा के द्वारा नहीं किए गए, चाहे वो सफाई कर्मचारियों की सैलरी को लेकर हो, पेंशन को लेकर हो या फिर अस्पताल से एमसीडी के जो अस्पताल थे उनको लेकर हो या एमसीडी के स्कूलों को लेकर हो, वो उसका ध्वस्त जो है वो आम आदमी पार्टी ही कर पाएगी और आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं निगम के अंदर भारी बहुमत से हासिल कर पाएगी। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिन जिलाध्यक्षों ने ये इस्तीफा सौंपा है, किस बात से ये पार्टी से नाराज चल रहे थे?
देखिए यहाँ पर बात करें जिला अध्यक्षों की, तो जिला अध्यक्ष जो थे वो लगातार भाजपा के लिए लगातार जमीनी हकीकत पर कार्य करते हुए नजर आ रहे थे। मगर जब टिकटों का यानी कि चुनाव किया गया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए गए कि पैसे लेकर टिकट दी गई है, और इस तरीके के तमाम जो आरोप थे वो लगाए गए थे। और जिन लोगों ने कार्य किए हैं उनको टिकट नहीं दी गई है, और जो कह सकते हैं दूसरे लोग थे उनको टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की बात करें या फिर कहें जमीनी हकीकत पर जो कार्य करता है, वो कहीं ना कहीं कार्य के तौर पर ही टिकट मांगने का हकदार थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला, और लगातार कहीं ना कहीं एंड लास्ट मोमेंट पर ही भाजपा ने अपने जो उम्मीदवार थे उनकी नामों की घोषणा की ताकि बगावत ना देखने को मिले। मगर यहाँ पर बगावत बिल्कुल देखने को मिली, और कार्यकर्ता जो थे या फिर कहे जिला अध्यक्ष थे वो नाराज होकर आदेश गुप्ता को इस्तीफा भी देते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि निगम के अंदर 15 साल तक भाजपा रही है और भाजपा के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। और यही चीज जो है कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है और वो इस पार्टी को छोड़कर जाना चाहते हैं। मगर जिस तरीके से टिकटों का चयन किया गया और जिन लोगों ने कार्य नहीं किया उनको मौका दिया गया है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा की जो नींव है वो जरूर जमीनी हकीकत पर हिलती हुई नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से बात की जा रही है कि भाजपा की नींव हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की जो नींव कहे जाने वाले जिलाध्यक्ष हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी पार्टी के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की नींव जो है कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही है। तो वैसे में प्रश्न ये उठता है कि अगर भाजपा की नींव यहाँ पर हिलती हुई नजर आ रही है तो भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये एमसीडी चुनाव में बन सकता है? देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जब बात करें जिला अध्यक्ष की, यानी कि जो जिले के अंदर काम करते हैं या फिर क्या है कि इलाके के अंदर काम करते हैं, वो ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और उसी से पार्टी मजबूत होती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब जिला अध्यक्ष जो है वो भाजपा से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और इस्तीफे दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका जो वोट बैंक था, जो कह सकते हैं इलाके के अंदर से वोट बैंक जो मिलता है, वो कहीं ना कहीं अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा के द्वारा बेशक टिकटों को चयन करके टिकट दी गई हो, कुछ कार्यकर्ताओं को नाराज भी किया गया है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भाजपा की नींव है वो जरूर हिली है, और इससे कहीं ना कहीं भाजपा को दिक्कतें भी आ सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बार बार भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं यही कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी ने अच्छा कार्य किया है, तो मोदी के नाम पर ही सिर्फ जो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर कहें जो उनके उम्मीदवार है वो वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें भाजपा की जो नींव है वो कमजोर जरूर हो रही है, क्योंकि भाजपा के द्वारा अभी तक निगम के लिए कोई भी ऐसा बड़ा कार्य नहीं है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट होती हुई नजर आए। सफाई कर्मचारियों की बात करें तो सफाई कर्मचारी भी कहीं ना कहीं नाराज है, उनकी सैलरी को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती है, उनको पक्का नहीं किया जाता है। और एन मौके पर जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए तो कुछ लोगों को जरूर पक्का किया गया, मगर उससे जो बाकी जो कर्मचारी है वो जरूर नाराज है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से नाराजगी दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला है, और ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर निगम के अंदर आती है तो सफाई कर्मचारियों जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा, और जिन लोगों की अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन और सैलरी दी जाएगी। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं निगम के अंदर आने के बड़े दावे करती नजर आ रही है, मगर इन दावों की सच्चाई कितनी होगी ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि जनता जो है जब वोटिंग के माध्यम से जिसको भी चुन के लेके आएगी वो ही कार्य करेगा। अगर वो कार्य नहीं करेगा तो फिर जनता दोबारा से उनको उखाड़ फेंकने का काम भी कर सकती है। जी राजीव, इस्तीफों के बाद बीजेपी का कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए यहाँ पर बात करें, जब जिला अध्यक्षों के द्वारा इस्तीफा दिया गया, नाराजगी देखने को मिली, टिकटों को लेकर भी नाराजगी देखने को मिली। आदेश गुप्ता को कहीं ना कहीं कुछ जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा भी दिया है, मगर भाजपा की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया, सिर्फ मीडिया से बचने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कमजोरी है वो कहीं ना कहीं उजागर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अंदर से ही अपने आप को दोबारा से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मगर उनके पास अब समय नहीं है, क्योंकि निगम चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। आज से कह सकते हैं प्रचार भी शुरू हो चुका है और लगातार प्रचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नॉमिनेशन था वो कल बिल्कुल दाखिल कर दिया गया है, और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, बड़े बड़े मंच लगाए जाएंगे, और जहां तक कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए शायद स्टार कास्ट का भी सहारा लिया जाए। मगर यहाँ पर सिर्फ स्टार कास्ट से कहे बड़े वादों से जनता संतुष्ट नहीं होने वाली है, ना ही कार्यकर्ता जो है या फिर कहे जो एमसीडी के कर्मचारी है वो कहीं ना
कहीं संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मगर यहाँ भाजपा को यही चीज कहीं ना कहीं मजबूती से पकड़नी चाहिए थी और कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर यानी कि कार्यकर्ताओं को मनाना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से एमसीडी कर्मचारी जो नाराज है, जिनको सैलरी को लेकर या पेंशन को लेकर या फिर कहे पक्के करने को लेकर जो दिक्कतें थी, उनको दूर करनी चाहिए थी। मगर भाजपा की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसका कहीं ना कहीं भाजपा को एमसीडी चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी चलिए, बिल्कुल। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ, सोनभद्र, बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में सहभागिता दी जाएगी और सीएम योगी लगातार यूपी के दौरे पर है, जहां पर वो जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, जिसे देखते हुए ये दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ, बलरामपुर और सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2024 की तैयारियों में जो है बीजेपी पूरी तरीके से लग चुकी है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश भर के दौरे किए जा रहे हैं और लगातार जनता की नब्ज टटोलने की जो है कोशिश की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किन किन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, 2 जिलों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और कहा जा सकता है कि 2024 और निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, उनकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लग चुकी है और 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है और कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों के दौरे कर रहे हैं। अभी हिमाचल दौरे पे गए थे, चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार प्रसार किया। गुजरात का चुनाव आने वाला है, उसमें भी जिम्मेदारी उनको दी गई है और उससे पहले उत्तर प्रदेश जहाँ के वो मुखिया हैं, तो मुखिया होने के नाते वो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे और जो आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं, उनको कहीं ना कहीं आज प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ उनको चाबी सौंपने का भी काम किया जाएगा। और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम रखा गया है और लगभग 11:30 बजे वो वहां से रवाना हो जाएंगे और 11:30 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद 12 बजे बावतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर वो सबसे पहले बात की जाए तो 12:55 पर वो सेवा कुंज आश्रम छपकी सोनभद्र पहुंचेंगे। सोनभद्र पहुंचने के बाद वहां कुछ ही देर का कार्यक्रम है और उसके बाद सीधे वो 1 बजे लगभग से 2:30 बजे तक वो जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम है, उसमें सहभागिता करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसके बाद वो सेवकुंज आश्रम से छपकी सोनभद्र से वो सीधे तुलसीपुर बलरामपुर पहुंचेंगे। बलरामपुर में हालांकि अभी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया कि क्या क्या कार्यक्रम है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि 2 जिलों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, बलरामपुर और सोनभद्र। और कहीं ना कहीं सोनभद्र काफी अहम माना जाता है और उसकी अहमता को देखते हुए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र का दौरा बना रहता है। जितिन, वही बात कर लें, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे में ये दौरे चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव हो, कितना फायदा सीधे सीधे बीजेपी को पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, लगातार बीजेपी लोकसभा चुनाव को 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा सकता है दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और कहीं ना कहीं अब 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने कमर कसी है और लगातार तैयारियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना रहता है कि एक चुनाव हम हारे या जीते किसी भी प्रदेश का, हम दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि साल के 12 महीने में कहीं ना कहीं पर ही चुनाव हुआ करते हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन तैयारी को देखते हुए वो तैयारी जो आगे वाले चुनाव होते हैं उसको जीतने की तैयारी करते हैं। तो उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जिलों को कहा जा सकता है कि विकास से जोड़ने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उसका अपने जिले का भी उत्तर प्रदेश का लगातार विकास से जोड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ख्याल रखते हैं।
जितिन, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है प्रदेश भर के दौरे पर है, काफी समय से वो प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या फीडबैक जो है उन्हें मिल रहा है, कैसा फीडबैक देखने को मिल रहा है? देखिए, फीडबैक बात की जाए तो फीडबैक सीधे से कहा जा सकता है कि चुनाव परिणाम में नजर आते हैं। और कहीं कभी अगर फीडबैक है तो जनता की माउथ कह सकते हैं पब्लिसिटी सामने नहीं आती है, लेकिन वो जब वोटिंग सेक्टर पे वो उनका फीडबैक नजर आता है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब शायद कहा जा सकता है कि फीडबैक नजर आता है। लेकिन अपने कामों को लगातार वो निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुखिया होने के नाते, और उत्तर प्रदेश में काम करने का काम कर रहे हैं। और वही कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारी कर ली गई है, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन जिन कार्यक्रमों को सेवा खोज में और जो कार्यक्रम तमाम कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, तो वहां पे प्रशासन भी पूरी तैयारी कर चुका है। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए गठित कांग्रेस टास्क फोर्स की कल अहम बैठक हुई, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। आपको बता दें, खास बात यह रही कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये बैठक हुई है और दिल्ली के दफ्तर में बनाए गए कांग्रेस वॉर रूम में टास्क फोर्स की बैठक हुई। टास्क फोर्स के सदस्यों में पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी और सुनील कन्नुगोलू शामिल हैं। और उधर भाजपा ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए रविवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महासचिव बीएल संतोष की अध्यक्षता में एक बैठक की। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2014 में 2014 में केंद्र में सत्ता में आई थी और पीएम मोदी के साथ एनडीए सरकार द्वारा दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है और पार्टी को 2024 में फिर से आम चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। और भाजपा सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बैठक के दौरान पार्टी ने देश भर में चल रहे सभी कार्यक्रमों की प्रगति के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है, सभी पार्टियां तेजी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बात अगर कांग्रेस की कर ली जाए तो कल कांग्रेस ने एक बैठक की है। इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा, किन किन बातों पर मंथन हुआ 2024 को लेकर, एक बार पूरी जानकारी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक पहली बैठक की गई, जिसमें 2024 लोकसभा के लेकर तैयारियां की गई, जिसमें कांग्रेस ने टास्क फोर्स 2024 का गठन किया। कांग्रेस ने एक नाम दिया कि टास्क फोर्स 2024, इसको लेकर जिसमें प्रियंका गांधी, जयराम ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला और पी चिदंबरम, वेणुगोपाल जी और अजय माकन आज कांग्रेस के बड़े दिग्गज शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले जो भी चुनाव होगा 2024 को, उसको लेकर हमको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और इसमें देखिए सभी नेताओं और सभी लोगों की जिम्मेदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें और आने वाले 2024 में जो केंद्र सरकार अभी जनता के लिए नहीं कर पा रही है वो हम करके दिखाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। जी शिवम, वही बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी भी लगातार जो है 2024 के लिए पूरी तैयार नजर आ रही है, पूरी कमर कस ली है बीजेपी ने 2024 के लिए। ऐसे में बीजेपी की तैयारी को लेकर भी एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी भी अपनी 2024 को लेकर बैठक शुरू कर दी है, क्योंकि कल महासचिवों की बैठक जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था और 2014 से लगातार बीजेपी सत्ता में बनी। इसको लेकर बीजेपी चाहती है कि 2024 में जो चुनाव हो उसमें भी हमको एक जीत मिले, क्योंकि कार्यकाल मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें कि दो ही ऐसी पार्टियां जो लगातार 2024 लोकसभा के लिए तैयारियों में जुट गई हैं, लगातार बैठकों शुरू कर दी हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। जी वही बात अगर 2024 की कर ली जाए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में 2024 में
दोनों पार्टियां किस रणनीति पर काम करने वाली है, उनकी क्या क्या रणनीति रहने वाली है, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आने वाले 2024 में दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति जो जमीनी हकीकत, और क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अयोध्या जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें धारा 370, राम मंदिर, कई अहम मुद्दे थे जिसमें बीजेपी ने काम किया। बीजेपी अब यही काम गिनवाना चाहती है कि देखिए हमारे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा काम ही होगा जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हो सकता था। इसको लेकर उन्होंने अपना पूरा काम गिनाया है और आने वाले समय में जो कांग्रेस की पार्टी होगी वो भी अपना कार्यकाल इंदिरा जी का और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गिनाना चाह रही है। जी निशा जी। शिवम, वही बात कर लें, अब तो कांग्रेस को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिल गए हैं, तो ऐसे में कितना अलग इस बार 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिल गए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि एक ऐसी टीम गठित किया जाए कि जो हम अभी तक चाहे जो चुनाव हो हम विफल हो रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा टीम को गठित किया जाएगा जो कहीं ना कहीं हम कमी नहीं छोड़ेंगे और आने वाले समय 2024 में बीजेपी के करारी हार दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी, इसको लेकर हम एक विजय प्राप्त करें। जी, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इन दोनों पार्टियों को जीत दिला सकते हैं, एक बार उन अहम मुद्दों पर को लेकर भी जानकारी जो बीजेपी और कांग्रेस को जो है जीत दिला सकता है 2024? बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी का अभी एक मुद्दा ये चल रहा है कि भ्रष्टाचार भारत के देश के अंदर से खत्म हो, क्योंकि उसको लेकर प्रधानमंत्री जी भी कई बार लाल किले से ललकार रहे हैं कि देश को भ्रष्टाचार खत्म किया जाए और जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े नेता, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो। इसको लेकर बीजेपी इस बार 2024 में अपना पूरा दमखम लगा रही, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी एक बढ़ावा दे रही, क्योंकि वो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लोगों के दिल जीतना चाहती है और भ्रष्टाचार को लेकर ही 2024 में बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और इससे ही 2024 को जीतने की आशा है। वही हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस भी अपना एक मुद्दा भी गठन चल रहा है, एक मुद्दे पर वो काम करेंगे और आने वाले समय में भी बीजेपी को विफलता गिनाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ती जाएगी। जी निशा जी। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेशों पर परिवहन विभाग ने राज्य की पंजाब रोडवेज पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इस संबंधी फैसला कल यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव हिमांशु जैन और डायरेक्टरेट स्टेट ट्रांसपोर्ट अमनदीप कौर ने यूनियन के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें राज्य अध्यक्ष रमेश सिंह, शमशेर सिंह ढिल्लो और हरकेश कुमार, जगतार सिंह और दलजीत सिंह मौजूद थे। इन सभी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और बैठक के दौरान ही फैसला लिया गया। निलंबित किए गए कंडक्टर प्रीतपाल सिंह के विरुद्ध जांच समयबद्ध ढंग से की जाएगी और 3 दिनों से मुकम्मल की जाएगी और यूनियन द्वारा इस मामले की समयबद्ध जांच की मांग की गई थी और जिसको लेकर राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और इस तरह डायरेक्टरेट स्टेट ट्रांसपोर्ट के विभाग के नियमों के अनुसार 7 दिनों के अंदर अंदर फिरोजपुर में पट्टी ट्रांसपोर्ट हुए कर्मचारियों के तबादलों का जायजा लेने के लिए भी सहमति दे दी है। बैठक के दौरान राज्य के कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा और अगली कार्रवाई के लिए अधिकारियों द्वारा नोट किया गया है। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि यूनियन के जायज मांगों संबंधित राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उन्होंने कहा कि इन मांगों को सहानुभूति विचार पूर्वक जो है इन पर किया जाएगा और इस संबंध में 12 दिसंबर 2022 को दोबारा जो है बैठक की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात सीएम भगवंत मान की कर ली जाए तो कल एक बैठक हुई है, उनके आदेश के बाद परिवहन विभाग ने जो कर्मचारी थी उनकी सभी मांगों को जो है मान लिया है। एक बार पूरी जानकारी। देखिए, अगर हम कहें कि जो रोडवेज के पंजाब रोडवेज के कच्चे मुलाजिम पिछले 3 दिन से स्ट्राइक पे है, उनकी डिमांड ये थी कि उनके कुछ साथियों के ऊपर एक्शन लिए गए जो गलत है। उन्होंने सीधे तौर पे 2 जगहों पे बात की। उन्होंने कहा एक निलंबित कंडक्टर की बात की थी, उनको लेकर उन्होंने सीधे तौर पे जांच की मांग की। वहीं फिरोजपुर से पट्टी कुछ कर्मचारियों को, कच्चे मुलाजिम को ट्रांसफर किया गया था, उनके लिए लेकर हम कह सकते हैं रिव्यू की मांग की गई थी। 2 मेन चीजें थी। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं जो निलंबित कंडक्टर था उनकी 3 दिन के अंदर जांच की और ऑन ड्यूटी, क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन की तरफ से डिमांड रखी गई थी कि जो सस्पेंशन ऑर्डर उसे वापस लिया जाए और जो जांच होनी है वो अगर उन्होंने तो बिना जांच के उसको वापस करने की बात की थी, पर यहाँ पे सहमति बन गई कि 3
उनको वापस बुला लिया जाएगा, ऑन ड्यूटी रहेंगे और 3 दिन के अंदर जो भी जांच होगी ऑन ड्यूटी जांच होगी। तो यहाँ पे पहली हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे यूनियन की जीत होती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से दूसरी डिमांड फिरोजपुर से पट्टी ट्रांसफर कर्मचारियों की लेकर है कि उस पूरे मसले को भी रिव्यू किया जाए, क्योंकि वहां पे उन्होंने सीधे तौर पे अधिकारियों पे क्या है बड़े एलिगेशन लगाए कि उन्होंने पर्सनल अपनी रंजिश देखते हुए ये कदम उठाया गया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनियन का प्रेशर ज्यादा था, उस चीज को कम करने के लिए सभी कच्चे मुलाजमों को ट्रांसफर किया गया। तो दूसरी बात ये की गई थी और फाइनली हम कह सकते हैं और भी कई डिमांड रखी गई थी पर उनके ऊपर सहमति नहीं बनी, पर उसके लिए डेट जरूर मिल गया कि अगली तारीख हम कह सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उनकी बैठक के लिए 12 तारीख उनको मिल गई है। और आज कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि आज से पंजाब की जितनी भी सरकारी बसें हैं वो प्रॉपर फुल ऑर्डर फुल पावर के साथ चल सकेंगी। पर अभी तक क्योंकि कल प्रॉपर सहमति नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अधिकारियों के साथ हम कहें सरकार, पंजाब सरकार पूरी तरह से रेडी है इनसे बात करने के लिए, पर कहीं ना कहीं जो रोडवेज के ही अधिकारी हैं वो बीच में बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी अमित, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से 12 दिसंबर को और बैठक होने वाली है जिसमें अन्य जो मांगे हैं उन्हें लेकर चर्चा की जा सकती है, तो ये और जो मांगे हैं ये कौन कौन सी मांगे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो हम कह सकते हैं कच्चे मुलाजिम को पक्का करने की एक पुरानी मांग है जो लंबे समय से पेंडिंग चली आ रही है। हम कह सकते हैं इसको लेकर कई अनाउंसमेंट भी कई बार बैठक ही हुई है पर अभी तक उनका हल नहीं हुआ। उसके अलावा नई बसेस का ऑर्डर करने के लिए, देखिए बसेस की संख्या बढ़ाने की बार बार ये बात की जा रही है। कच्चे मुलाजिम डिमांड कर रहे हैं कि उनका वर्क फोर्स है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि और बसें आएंगी, क्योंकि कई सेवाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें एक अहम सेवा हम कह सकते हैं फ्री महिलाओं की फ्री बस सेवा है पूरे पंजाब में। उसको लोग कह रहे हैं कि इसमें बस में ट्रैवल बढ़ गया है पर रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ पाया, पर बस में ट्रैवलरों की संख्या बढ़ गई क्योंकि महिलाएं अब क्योंकि फ्री बस है तो बसेस में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पर उसके चलते हम कह सकते हैं कि जो आम लोग, हम कहेंगे जिन्होंने पेइंग जो होते हैं पैसेंजर्स, उनकी संख्या कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। उसके लिए उनकी तरफ से डिमांड रखी गई थी कि और बसेस लाई जाए, और क्योंकि और बस जाएंगी तो ऑफ कोर्स जनरली आपको और कंडक्टर और बस ड्राइवर्स की भी जरूरत होगी, तो ये उनकी तरफ से डिमांड है। तो कहीं ना कहीं बस कंडक्टर और एम्प्लॉयज इनकी डिमांड को लेकर हम कह सकते हैं कि अभी तक कोई हल नहीं निकला और इसको लेकर हम कह सकते हैं कि बात उठाई जा सकती है। उसके अलावा ऑफकोर्स कई और सहूलियतें, एमिनिटीज की बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रही है, उन सब के ऊपर भी चर्चा होगी। अमित, वहीं बात कर लें, अगर कर्मचारियों को जिस तरीके से अगली बैठक की डेट भी जो है दे दी गई है 12 दिसंबर उन्हें दे दी गई है जिसमें उनकी बाकी मांगों को लेकर भी बात की जाएगी, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ऐसे में कर्मचारियों द्वारा क्या क्या जो है सरकार को कहा गया है, कोई चेतावनी सरकार को दी गई हो कर्मचारियों द्वारा? अरे कर्मचारी ऑलरेडी स्ट्राइक पर हैं। अगर हम कहें कि उनकी तरफ से एक ऑलरेडी स्ट्राइक चल रही है और उसका प्रभाव आम जनता पे पड़ रहा है। इसका एग्जांपल हम कल और परसों सीधे तौर पे देखने मिला कि परसों संडे को हम कह सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे पेपर देने आए तो उनको घर जाने के लिए प्रॉपर क्वांटिटी में बस नहीं थी। बच्चों को इस बात का डर था कि क्या वो घर जा भी पाएंगे या नहीं, तो पर चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ की सीटीयू बसेस लगाई गई तो किसी तरह अन्य फार्मों ने भेज सके। पर उसके बाद हम कह सकते हैं कि अभी भी पंजाब में कई बसेस नहीं चल रही, जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जो लोग काम के लिए रोज ट्रैवल करते हैं उनको बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। पर आज कॉल खत्म करने की हम कह सकते हैं कि कोशिश की गई थी, प्रशासन ने बाकायदा हम कहते हैं पंजाब सरकार ने मीटिंग की थी कि उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कॉल खत्म हो जाएगी, पर अभी तक हम कह सकते हैं पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। हम कहें कि वो वाली जो स्पष्टीकरण चाहिए था उसके लिए अभी तक भी हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट विभाग के कच्चे मुलाजिम है वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। तो आज भी एक कॉल दी गई है, पर आज के बाद हम कह सकते हैं कि शायद वापस से 12 तारीख तक माहौल स्टेबल हो जाएगा। पर 12 तारीख को जो मुलाकात रखी गई है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ, जी हाँ, सभी प्राइवेट जो हम बाकी जो कच्चे मुलाजिम है उनकी मीटिंग खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रखी गई है 12 तारीख की। और अगर 12 तारीख की मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता है तो हम कह सकते हैं कि पंजाब में एक बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है। वही इस पूरे मामले पर परिवहन विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवहन विभाग सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक चीज कहते हुए नजर आए कि हम अपनी तरफ से मैटर सॉल्व करना चाहते हैं और वो चीज जेन्युइनली नजर आ रही है। क्या देखिए, कल उनकी मीटिंग ली, लगभग 4 से 5 घंटे मीटिंग चली, इसमें हर एक पहलू रखा गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेन जो हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट या फिर हम सरकारी डिपार्टमेंट में इशू नहीं है, या इशू जो खुद कच्चे मुलाजिम बता रहे हैं कि वो हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो बाधा बनते आ रहे हैं कि जहाँ पे सरकार सहमति भी देने के लिए रेडी है तो वहाँ पे वही बीच में आके बोल रहे हैं कि हम ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मेन जो है कि बाधा बन रही है और उसको जल्द से जल्द सरकार को सुलझाने की जरूरत है। अमित, वही एक मुद्दा कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की, ये काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रहा है ये मांग, तो ऐसे में ऐसे क्या कारण है, कितनी बार इससे लेकर बैठकें हो चुकी हैं लेकिन कोई जो है डिसीजन इस पर नहीं आता, ऐसा क्या कारण है?
देखिए, सबसे पहले तो किसी भी कच्चे मुलाजिम पक्का करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं। उन मापदंडों को पूरा करने की जरूरत है, और अगर वो मापदंड पूरे नहीं होते हैं तो कई और चीजें फैक्टर इन करनी पड़ती हैं, उनके लिए कोई लीनियंसी लानी पड़ती है, और ऐसा भी ये सुनिश्चित करना होता है कि वो लीनियंसी से वन टाइम हो, क्योंकि उनका दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। ये सेंट्रल सरकार की और स्टेट सरकार की पॉलिसीज होती है, और उनके खिलाफ कोई भी हम कहें कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकती। तो इस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि असली अड़चन वहां पे है। उसके अलावा बजटिंग, तो देखिए पंजाब सरकार में ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि जितने भी नए मुलाजिम आएंगे, चाहे वो कच्चे से पक्का होंगे, तो उनका टीए जो अलाउंसेस हैं वो सब चीजें बढ़ती, उनकी सैलरीज इंक्रीज होंगी। तो उसके लिए प्रॉपर बजटिंग की जरूरत है, और अगर अचानक से उन्हें कच्चे से पक्का कर दिया जाता है तो शायद कहीं ना कहीं फंड इशू आएगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं मेन इशू वहीं पे बन रहा है। पर हाँ, पंजाब सरकार लगी हुई है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। लीगल ऑप्शंस सारे देखे जा रहे हैं, उसके बाद फाइनेंशियल ऑप्शंस भी कंसिडर किए जा रहे हैं। तब उसके बाद जब दोनों पहलू क्लियर हो जाएंगे, जब लीगली कोई अड़चन नहीं रहेगी और फाइनेंशियली सरकार के पास सफिशिएंट फंड्स होंगे, तभी वो ये कदम उठा सकेंगे। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुंबई में एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र ने विधायकी से अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जितेंद्र पर एक महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। खुद पर लगे इन आरोपों के बाद अब जितेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। याद हो कि हाल ही में जितेंद्र मराठी फिल्म हर हर महादेव का विरोध करते हुए नजर आए थे। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब जैसे ही उनकी रिहाई हुई तो उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि मराठी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार होने के बाद जैसे जैसे जितेंद्र जेल से ही बाहर आए थे तो एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया और महिला ने मुब्रा पुलिस में जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। महिला ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये घटना 13 नवंबर की है, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुब्रा में एक पुल का उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे थे और उसी दौरान जब महिला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी विधायक जितेंद्र ने उन्हें गलत ढंग से छुआ और वहीं खुद पर लगे इन आरोपों पर महिला के आरोपों पर जितेंद्र ने कहा कि मेरे ऊपर तो हर 72 घंटे में 2 झूठे मामले दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन मैं इन सब का सामना करूंगा, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लड़ूंगा और हम अपने सामने लोकतंत्र की हत्या हुए नहीं देख सकते। तो आपको बता दें कि एनसीपी नेता जितेंद्र पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है और जितेंद्र वही नेता हैं जिन्होंने कुछ समय पहले मराठी फिल्म हर हर महादेव का जो है विरोध किया था, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा और जेल से बाहर निकलने के बाद ही उन्हें अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि जितेंद्र ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और एक महिला ने उनसे छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि एकनाथ शिंदे एक पुल का उद्घाटन करने के लिए मुब्रा पहुंचे थे, जहां पर विधायक जितेंद्र ने उन्हें गलत तरीके से, जब वो एकनाथ शिंदे से मिलने जा रही थी तो उन्हें गलत तरीके से छुआ। ये तमाम बातें उस महिला द्वारा जो है कही गई हैं जिन्हें विधायक द्वारा छेड़छाड़ किया गया है और छेड़छाड़ के आरोप में खुद को घेरता हुआ देख जो है जितेंद्र ने भी अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों का सामना करूंगा, पुलिस की बर्बरता से लड़ूंगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, महिला से छेड़छाड़ के आरोप में घिरे एनसीपी नेता जितेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, थाने और एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने कल लिखित तौर पर एनसीपी को जो है विधायक पद से नेता इस्तीफा दे दिया है। उनका मानना है कि जिस तरह से 72 घंटे के अंदर उनके पास 2 झूठे केस लगाकर उन्हें अंदर करने की कोशिश की गई, उससे बेहद आहत है और ऐसे में इस सिस्टम के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वह विधायक रहते हुए इस तरह की चीजें कुछ गलत करें, लेकिन इसलिए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया है और यह मांग किया है कि अब उनकी लड़ाई प्रशासन के खिलाफ जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने बिना वेरिफिकेशन किए हुए उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए, उससे वह बहुत आहत है, उससे उन्हें बेहद दुख हुआ है, क्योंकि उनके साथ एनसीपी के तमाम जो बड़े नेता है उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वही सत्यप्रकाश, बात कर ली जाए, जिस महिला ने विधायक पर, एनसीपी नेता पर जो है
आरोप लगाए हैं छेड़खानी के। ये महिला कौन है, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है और वह जो है एक नाथ शिंदे के साथ यो ब्रिज उद्घाटन में पहुंची थी। लेकिन जिस तरह से जितेंद्र आवाड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जितेंद्र आवाड किस तरह से उस महिला को रास्ते से हटाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन महिला का आरोप है कि जितेंद्र आवाड ने जानबूझकर गंदी मानसिकता के साथ उनके साथ छेड़छाड़ किया है। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, उस पे सब लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि इस तरह की चीजें अमूमन भीड़ भाड़ इलाके में हो जाती है। लेकिन जिस तरह से महिला ने आरोप लगाया है, उसकी जांच मुंबई पुलिस को पहले करनी चाहिए थी, उसके बाद जो है इसमें मामला दर्ज होना चाहिए था। लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा न करते हुए सीधे जो है जितेंद्र आवाड के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तारी की बात कही। तो ये जो चीजें लगातार हुई है, दूसरे दिन जब आपने देखा होगा कि हर हर महादेव को लेकर भी जितेंद्र आवाड ने थिएटर में जाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में। वहां भी उन्हें तलब किया गया था, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन अब दूसरे मामले में देखा जा रहा है कि उन्हें जमानत मिलने से दूर पुलिस जो है बार बार उन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रही थी। इस लिहाज से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से छेड़छाड़ के आरोप में जो है एनसीपी विधायक जितेंद्र जो है पूरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अपनी सफाई देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए, जितेंद्र आवाड का सीधे तौर पर यह आरोप है कि क्या कोई शख्स जानबूझकर किसी को इस तरह के छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर जो उनके ऊपर दो मामले दर्ज किए गए, दोनों में गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही थी, क्या इस तरह का चीजें जो है कोई भी शख्स जानबूझकर कर सकता है? तो यह चीजें जो है कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेरित है और राजनीति से प्रेरित होकर यह मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, मेरी गिरफ्तारी करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में वह चाहते हैं कि इस जो प्रशासन है उसके खिलाफ वह लड़ाई लड़े, लेकिन बतौर विधायक नहीं बल्कि आम नागरिक बनकर वह इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि यह जो राजनीतिक लड़ाई है उससे वह दूर होकर अब जो है इसका प्रति उत्तर देने के लिए तैयार है। वहीं सत्यप्रकाश, बात कर ली जाए, कुछ दिन पहले हर हर महादेव का जो फिल्म है, मराठी फिल्म, इसका विरोध करते हुए जो है विधायक नजर आए थे। वो कौन सा सीन था जिसकी वजह से ये विरोध में उतरे थे और इनकी गिरफ्तारी हुई थी? बिल्कुल, देखिए, शिवाजी महाराज को लेकर जिस तरह से चीजें दिखाई गई थी, उसको लेकर लगातार न सिर्फ जितेंद्र आवाड का विरोध था बल्कि राज्य में आई और कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसका वह विरोध कर रही थी। लेकिन सिर्फ एनसीपी को विरोध देख तमाम जो राजनीतिक दल उन्होंने अपना जो है कदम पीछे लिया, लेकिन एनसीपी को जो है इस पूरे मामले में मोहरा बनाया गया। खासकर जितेंद्र आवाड का आरोप था कि शिवाजी महाराज को गलत तरीके से दिखाया गया, उसका वह विरोध करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में जो है शिवाजी महाराज को इष्ट देव की तरह पूजा जाता है, उनकी पूजा होती है। किसी भी मंच पे जाने से पहले नेता शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे को जो है माल्यार्पण करते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें जो है गलत दिखाया गया। इसका विरोध जो है एनसीपी लगातार आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ऐसा कहना है जितेंद्र आवाड का। जिस तरीके से एनसीपी के एक विधायक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है, तो ऐसे में एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया हो? बिल्कुल, कल देखिए सुबह एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन किया, कई जगह पुलिस का घेराव किया और ये बातें भी रखी गई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की से प्रेरित जो है राजनीति की जा रही है और लगातार जो है जितेंद्र आवाड को फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब तमाम जो है विधायक दल एक नाथ शिंदे गुट में जा रहे हैं तो उसमें नाम जो है जितेंद्र आवाड का भी आया था, क्योंकि थाने से रहते हैं। इस वक्त जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वह भी थाने से है, तो इस तरह का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा था। लेकिन वह एनसीपी छोड़ एक नाथ शिंदे गुट में नहीं गए, इसके लिए उन्हें इस तरह की चीजें उन्हें झेलना पड़ रहा है। इस तरह का जवाब जो है कहीं से एनसीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दे रहे हैं। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान की अगली कड़ी में 15 नवंबर यानी कि आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जन संपर्क और संवाद के साथ ही भेंट मुलाकात करते हुए शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। वहीं आम जनता की समस्याओं पर उनसे सीधे बातचीत करेंगे और साथ ही विभिन्न संगठनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को जानेंगे। गौरतलब है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता को प्रदेश के मुखिया से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलता है और मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर द्वारा रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से सुबह 11:40 पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धुमका शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 12:05 पर ग्राम घुमका में मुख्यमंत्री का भेंट कार्यक्रम जो रहेगा और फिर दोपहर 2:05 पर ग्राम घुमका से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2:20 पर बेलगांव के माड़िथराई गौठान पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री का ग्राम बेलगांव में दोपहर 3 बजे से भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री बघेल ग्राम बेलगांव से शाम 4:35 पर प्रस्थान कर शाम 4:45 पर डोंगरगढ़ पहुंचेंगे, जहां वे शाम 6 बजे विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे और मुख्यमंत्री डोंगरगढ़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए सीएम भूपेश बघेल की अगर बात कर लें तो सीएम भूपेश बघेल का आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार भेंट मुलाकात का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव के डोंगरगढ़ जो विधानसभा है वहां भेंट मुलाकात का आयोजन किया जाएगा। निश्चित तौर पे जो यहाँ की जो योजना है, जो छत्तीसगढ़ की योजना है, वो किस तरीके से आम जन के बीच में पहुंच रहा है, उसी का क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा आम जन से रूबरू होते हैं। और इसके साथ साथ जो अपनी नेता को पास पाकर जो खुशहाल होते हैं, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे आम जनता की बात की जाए, वो जितने संतुष्ट होते हैं, क्योंकि प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से जो लगाम लगाने की जो कड़ी है, इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो आम जन से मुलाकात करने की जो कड़ी है वो काफी सार्थक माना जा रहा है। और इसी कड़ी को लेकर के ही जितने जो चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक गलियारों की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, ये सबसे प्रभावशील होते जा रहा है। क्योंकि योजनाओं को लेकर के जहां धरातल में उतरने की बात होती है तो कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो योजनाओं के बारे में नहीं जान पाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा आम जन से रूबरू होते हैं और योजनाओं के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से योजना चल रहा है और योजनाओं का किस तरीके से आप लोग लाभ ले रहे हैं। कई ऐसे भी समस्या है जो आम जन सीधा कलेक्टर के पास जाकर के ही अपना काम कराना चाहते हैं, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे जमीन को कब्जा की भूमाफियाओं की बात हो, तमाम ऐसे सवालात होते हैं जो आम जनता से जुड़ी होती है। लेकिन आम जनता की जो दरकार है, जो कलेक्टर के माध्यम से हो जाना चाहिए कार्य, वो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ही मुख्यमंत्री से सीधा शिकायत की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रशासन के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगाम लगाते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में ही आमजन जो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव 2023 के जो चुनाव है उसमें भी पड़ने की तैयारी है। जी अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है करते हुए हमेशा नजर आए हैं, लोगों के बीच जाते हैं जहां पर वो सीधा लोगों से संवाद करते हैं और लोग उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं। तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं आज लोग जो है सीएम भूपेश बघेल के सामने रख सकते हैं? कौन कौन सी वो समस्याएं रहेंगी जो हमेशा देखा गया है कि भेंट मुलाकात का कार्यक्रम में हमेशा शीर्ष पर रहती है, ऊपर रहती हैं? हेलो, चेक 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 चेक। तो आपको बता दें कि सीएम बघेल आज जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे और इस दौरान वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लोगों के बीच जाएंगे जहां पर वो सीधा लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है हर बार सीएम भूपेश बघेल करते रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं जहां पर जनता की समस्याओं को उनके द्वारा सुना जाता है और जनता की समस्या सुनकर उसका तुरंत निवारण करने के भी निर्देश उनके द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे में 2023 में विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में है तो काफ़ी अहम ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम उसे लेकर माना जा रहा है, क्योंकि लोगों के बीच सीधा संवाद करना, उनसे उनकी राय जानना, उनसे सीधा फीडबैक लेना कहीं ना कहीं 2023 में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत
दिला सकता है, उस दिलाने में काफ़ी सहायक हो सकता है। तो ऐसे में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का रहने वाला है, जहां पर वो जनता से भेंट मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे कि किन किन समस्याओं से जो लोग हैं वो ग्रसित हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, और सरकारी योजनाओं का भी वो जायज़ा लेंगे कि क्या क्या योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए भेंट मुलाकात में, तो वो कौन कौन सी समस्याएं रहेंगी जो आज सीएम भूपेश बघेल के सामने लोग रख सकते हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने में कई ऐसे जो बातें हैं, चाहे समस्याएं हैं उनको रखते हैं, चाहे गौठान की समस्या हो, पानी की समस्या हो, भूमाफियाओं का जो आतंक है, इसके अलावा राशन कार्ड की जो समस्या है, क्योंकि एक घर में कई ऐसे जो क्षेत्र आते हैं जहां 15-15 सदस्य हैं एक ही परिवार में, लेकिन मिलता उनको 35 किलो चावल है। तो इसी तर्ज पे कई अपनी समस्याओं को रखते हैं। बात ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की होती है, विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इसके ऊपर भी खास फोकस किया जाता है। गौठान योजना जो चल रही है, महिला स्व सहायता समूह की किस तरीके से मदद की जा रही है, चाहे गोबर खरीदी की बात की जाती है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के ग्रामीण जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधा रूबरू होते हैं। इसके अलावा एक सबसे विकट समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जहां भूमाफियाओं का जो आतंक है, खास तौर से ऐसे क्षेत्र जहां आदिवासी निवास करते हैं, वहां भी भूमाफिया अपनी आतंक जमाए रखे हैं। ऐसे भूमाफियाओं को की और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उसकी जो कार्रवाई है वो सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहता है, क्योंकि आदिवासियों की जो जमीन है उसको छीनने का काम जिस तरीके से भूमाफिया कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने का जो कार्य है और निश्चित तौर पे भूपेश बघेल की जो मंशा है वो उसके अनुरूप होती जा रही है। इसके ही मुताबिक कई ऐसे प्रशासनिक, चाहे तहसीलदार की बात की जाए, नायब तहसीलदार की बात की जाए, पटवारी की बात की जाए, ऐसे मूल लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए ही सीधा निलंबित का आदेश जारी कर दिया जाता है। तो लोग आम जन अपने मुखिया से सीधा रूबरू होते हैं और जो कार्रवाई होती है इससे काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है और उन जो भूमाफियाओं की जो किस्सा है वो भी वहीं से ही समाप्त हो जाती है, ताकि आम जन अपनी जो जमीन है उसमें खेती बाड़ी करने का जो कार्य है वो प्रारंभ कर देते हैं। सबसे विकट समस्या यही देखने को मिलता है और ग्रामीण लगातार अपनी मुखिया से मुलाकात करने के लिए उत्साहित भी रहते हैं। तो हर ओर से ही जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, काका के नाम से संबोधित करते हुए नजर आते हैं। लोग इतना प्यार करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो जुड़ाव है वो देखने योग्य रहती है, जिसकी वजह से ही कई ऐसे जो मसले हैं वो सीधे तौर पे सामना करते हैं और समाहित करके उसको तत्काल खत्म कर दिया जाता है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार सम्मान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनाने और भ्रष्टाचार को दूर करने के समेत उत्तराखंड की जनता से किए अपने सभी वादे पूरे कर रही है। रुद्रप्रयाग के दौरे के दौरान धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के मसौदे के लिए समिति गठित करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश था और अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में 2014-15 से अनियमितताएं हो रही थी, लेकिन जब ये उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने विशेष कार्यबल से इस मामले की जांच करवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अनियमितताओं में लिप्त 45 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये जांच तब तक जारी रहेगी जब तक कि अनियमितताओं में शामिल आखिरी व्यक्ति जेल न पहुंच जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2025 में राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने तक प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने और समृद्ध करने के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य परिवर्ती राज्यों की अच्छी बातों को अपने प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए सारे वादे जो है पूरा कर रही है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं ये कोई पहला मौका नहीं है जब पुष्कर सिंह धामी ने
तमाम चीजें कही हैं, चाहे वो UKSS घोटाले की बात करूं, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करूं और चाहे UCC की बात करूं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने जो अपने वादे किए थे वो लगातार पूरे किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो पेपर लीक घोटाला हुआ था उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर ये बात कही है कि 2014 से जो है इस घोटाले की जांच करने की मांग चली आ रही थी, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई कि इसकी जांच की जाए। जबकि पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत, जब पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में पूरा मामला आया तो उन्होंने तुरंत इसके जो पेपर लीक घोटाला था उसके जांच करने के आदेश दिए और इसमें अब तक करीब 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए जो है एक कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी घर घर जाकर जो है लोगों की राय ले रही है कि आखिर इस कमेटी में और इस कानून बनने वाला इसमें और क्या होना चाहिए। और मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, तो अभी पुष्कर सिंह धामी ने एक अपनी सरकार जो पोर्टल है उसे लॉन्च किया है, जिसमें करीब 427 ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें लॉन्च किया गया। इसके लिए महिलाओं के लिए एक और पुलिस की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है, जिसमें जो गृहिणी काम करती हैं, जो महिलाएं काम करती हैं ऑफिसों में, दफ्तरों में, घरों में, उनको साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी महिला उस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसमें भी, और भ्रष्टाचार विरोधी कानून की बात करें तो उसमें भी लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। और यही सब चीजें जो है पुष्कर सिंह धामी ने दोहराई है और साफ तौर पर ये कहा भी है कि चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार उत्तराखंड में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लगातार जो है आरोपियों पे, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने जो है अपराध किया है, उनको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। लगातार आरोपियों पर जो है कार्रवाई जारी है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता। निशा जी। तारिक, एक तरफ सीएम धामी कहते हैं कि हमने सरकार जो है अपने सारे वादे पूरे करते हुए नजर आ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर धरातल की बात कर ली जाए तो धरातल में ये वादे कितने पूरे होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बात करूं, अभी अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड में एक ऐसा हत्याकांड जो सबसे बड़ा हत्याकांड था, उसकी लाश जो है करीब 2-3 दिन बाद मिली थी। तो उसमें जो आरोपी थे उनको बिल्कुल साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने जो है तुरंत उस पर कार्रवाई के एक्शन दिया। तो जो उसके अंकिता हत्याकांड के आरोपी थे उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो आपराधिक घटनाक्रम था वो बिल्कुल खुलकर सामने आया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, UKSS पेपर लीक मामले में कई अधिकारी भी शामिल थे, उच्च अधिकारी शामिल थे, कर्मचारी शामिल थे, यहाँ तक कि जो बीजेपी के नेता है वो भी शामिल थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल भी कतई कोई ऐतराज नहीं जताया कि किस पार्टी का नेता है और किसका नहीं। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर करता है कि पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड सरकार है, जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, वो लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहा है। और ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई उच्च अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, जिसको आज तक किसी ने पिछले 2014 से आज तक किसी ने पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिसने UKSS पेपर लीक घोटाले की जांच करने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, वो काम पुष्कर सिंह धामी ने करके दिखाया। तो बिल्कुल साफ तौर पर इससे जाहिर हो जाता है कि पुष्कर सिंह धामी जो है अपने वादे बिल्कुल पूरे कर रहे हैं, चाहे उन्हें इसके लिए कि कोई भी कार्रवाई करनी पड़े और कोई भी कानून लाना पड़े। जी तारिक, वही बात कर ली जाए, एक तरफ तो सीएम धामी जिस तरीके से वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता कितना खुश उनके कामों से नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिर्फ वादे पर पूरे करने ही पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर यह भी बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी जहां पर कोई शिकायत मिलती है, जिस किसी विभाग में शिकायत मिलती है, तो पुष्कर सिंह धामी वहां का जो है औचक निरीक्षण करते हैं। चाहे दोनों हॉस्पिटल की बात करो, अब से 1-2 महीने पहले ही मैं आपको बता दूं, पुष्कर सिंह धामी देहरादून हॉस्पिटल में जो है औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, वहां पर लोगों से वहां पर मिले थे और यहाँ तक कि जो मरीजों के लिए खाना बनता था उसकी जो है गुणवत्ता चेक की थी। इससे पहले जो देहरादून RTO है वहां पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने जाकर छापा मारा था। और बिल्कुल साफ तौर पर ये छापा तब मारा गया था जब लोगों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो है RTO कार्यालय में काम नहीं होता है। इसके चलते पुष्कर सिंह धामी ने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया था। इसके अलावा मैं आपको अभी हाल ही की घटना बताऊं, इसके अलावा अभी पुष्कर सिंह धामी कुछ हफ्तों पहले ही जो है ISBT देहरादून का ISBT पर गए थे, जहां पर उन्होंने जो है परिवहन विभाग
विभाग की जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसकी जांच करने वहां पर पहुंचे तो बिल्कुल साफ तौर पर ये जो पुष्कर सिंह धामी हो धरातल पर उतरकर काम करते हैं, लगातार अगर कोई उन्हें शिकायत मिलती है जनता की तरफ से तो उसकी जो है जांच भी करते हैं। और ये पहली बार नहीं है बल्कि 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतरकर उस शिकायत की जांच करने पहुंचे हो और एक्शन लिया हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, धामी अगर किसी दौरे पर जाते हैं तो वहां पर जो है जो आम लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कारोबार कैसे चल रहा है। मैं आपको अभी हाल ही की घटना बताऊं, पुष्कर सिंह धामी जो है पिथौरागढ़ दौरे पर थे, वहां पर जो है उन्होंने चाय भी दी। उसके अलावा चाय वाले से जाना कि आखिर कैसा चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।